नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर 40% गलती है, 60% उन लोगों की है जिन्होंने आंख बंद करके वोट दिया, क्योंकि मैनिफेस्टो की तरफ देखकर ही मालूम पड़ रहा था कि ये झूठ का पलंगा है, इसमें कुछ नहीं होने वाला। उमर साहब हैं, जब इलेक्शन था तो लग रहा था कि कहीं ये झपट न पड़े बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर अगर मिले, तो जो ही खत्म हुआ तो शॉल। फिर आप देखिए अभी वो एक दिल्ली में इंटरव्यू दिया तो कितनी तारीफें वो कर रहे थे मोदी जी की, इतनी तारीफें, आदमी हैरान हो रहा था कि यार ये प्लास्टिक का चेहरा, ये चेहरा है क्या चेहरा। शिकायत का कोई मौका नहीं देते हैं उनको मोदी जी, तो क्या स्टेट मिल गई, 370 मिल गया, 35A मिल गया, और बोलते हैं पैसा भी वो शॉल वो डाल रहे हैं, मोदी जी की तारीफ वो कर रहे हैं। मोदी जी जब यहाँ आते हैं उनको बादल ही नहीं दिखते हैं, फिर आप हमसे ही पूछ रहे हैं। तो मेरी आप बात सुनो, मुझे किसी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अब इनको सर्टिफिकेट हमारी चाहिए। शॉल ये डालते हैं, फॉरेन मिनिस्टर की गलती आपकी है भाई, देखो आप मुझसे पूछ रहे हो, दिन में इलेक्शन में 10 बार मुझसे आप जैसे भाई पूछते थे भाई क्या आप बीजेपी के साथ हैं। हाल ही में मीरवाई साहब ने बायो से अपनी जो एक्स पे हैं हुर्रियत का नाम ड्रॉप कर दिया चेयरमैन का। बिल्कुल, मेरे बारे में भी ये हुर्रियत वाले तो तब बोलते थे ये गोद में बैठा है एजेंसीज की, हम जाएं तो हम एजेंसी वाले हो गए, आप जाओ तो अथॉरिटीज ने बोल दिया, और बड़े प्यार से अथॉरिटीज वाले आते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस है, 1987 का जो रिग्ड इलेक्शन है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, राइट। फिर जब किलिंग शुरू हुई तो उस वक्त मुफ्ती साहब थे होम मिनिस्टर, ये एक रियलिटी है, किलिंग तब शुरू हुई, लेकिन शुरुआत 1987 की रिगिंग की हुई। और ये भी देख लीजिए आज तक जो आपका ये है बीजेपी, कितनी वो बातें बोलते हैं कांग्रेस के बारे में, लेकिन 87 के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। इन नेशनल इंटरेस्ट ये सब कटे। जम्मू कश्मीर की सियासत को लेके बहुत बयानबाजी होती है, लेकिन आज मेरे साथ खसूसी मेहमान हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चीफ सजाद लोन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सजाद साहब, हर मुद्दे पे आप बोलते हैं और बेबाकी से बोलते हैं। हाल ही में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में सियासत चल रही है, लोगों ने मैंडेट दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस को और एनसी ने सरकार बनाई, और ये वादे हुए थे कि अब सरकार बनने के बाद लोगों की वॉइस जो है उसका अजाला होगा और वो सुनी जाएगी। लेकिन हो ये रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जितने भी वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं। आप भी बेबाकी से बोल रहे हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो रीजनल हैं वो भी बोल रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वो काम नहीं कर पा रही है जिस काम के लिए लोगों ने उनको चुना। किस तरह देखते हैं आप इस सब को? देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो में जो लिखे थे, बताया था, अगर एक जो कौम होती है, जो खबरदार कौम होती है, तो वो उसी वक्त बोल देते थे किसी को भी देंगे, इनको नहीं देंगे, क्योंकि मैनिफेस्टो की तरफ देखकर ही मालूम पड़ रहा था कि ये झूठ का पलंगा है, इसमें कुछ नहीं होने वाला। इट इज़ लाइज, लाइज एंड लाइज। लेकिन क्या करें, हमारी कौम खबरदार नहीं है, और उन्होंने उनको दे दिए झूठे वादे पर, भाई हम वो कर लेंगे, नौकरियां दे देंगे। अब 1 लाख नौकरी में हम डेली वेजर्स को पक्का करेंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम 12 गैस सिलेंडर देंगे, हम 5000 रुपया माहाना उनको देंगे जो बेरोजगार हैं। कहाँ गए वो वादे? वो तो अगले 700 साल में पूरे नहीं होने। उनको मज़ा लेना था, 5 साल हुकूमत करनी थी, गाड़ियों के वो कारवान जो हैं वो कर रहे हैं, बाकी ये वादे तो कभी पूरे होंगे ही नहीं, हमें तो पहले ही पता थी। फिर उन्होंने 370 का वादा कर दिया, फिर उन्होंने PSA का वादा किया, आपके पास तो होम मिनिस्ट्री है ही नहीं। फिर उन्होंने और भी वादे किए, और ये देखिए कि जब वो PSA हटा सकते थे, जब 370 भी था और स्टेट भी थी, तब तो उन्होंने नहीं हटाया, तब तो नहीं हटाया। और अब जब ताकत नहीं थी, वादा कर लिया, ठीक है नहीं। तो इसमें मतलब ये तो सब झूठ था A to Z। अब क्या करें, इसमें मैं हकीकत बता दूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर 40% गलती है, 60% उन लोगों की है जिन्होंने आंख बंद करके वोट दिया। और ऐसा नहीं है कि वो सीधे साधे थे, कुछ लालच भी थी कि चलो बिजली मुफ्त मिलेगी, चलो गैस मुफ्त मिलेगा, तो इसमें ले दे के तो पूरे स्टेट को ही बर्बाद कर दिया ना। अब 5 साल तो कुछ होना नहीं। लेकिन सजाद साहब, जिस तरह से कुछ दिन पहले एनसी के MP हैं राज्यसभा के चौधरी रमज़ान ने कहा था कि 31 तारीख को साल ख़त्म होते ही आपको बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया जाएगा, और ये लोग सोच रहे थे शायद रियासत का दर्जा वापस मिल सकता है, क्योंकि चौधरी रमज़ान अमित शाह साहब से मिले दिल्ली में, और उसके बाद ये बयान आते हैं कि बिजली का जो पीक आवर्स में वो टैरिफ है वो नहीं लिया जाएगा। इसको किस तरह देखते हैं आप? बार बार बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, उसके बाद जब वो वक्त सामने आता है तो छोटे मोटे वो तोहफे दिए जाते हैं जनता को।
नहीं, उन्हें 31 दिसंबर का बोला था, साल नहीं बोला था ना। तो वो 31 दिसंबर है, वो कभी भी हो सकता है अगले 100 साल में। यार ये सारी पार्टी झूठ है। चीफ मिनिस्टर साहब जब मिले, जब वो नहीं कुछ कर पाए तो कोई और उनकी पार्टी में क्या कर पाएगा? लाइज एंड लाइज। वो उनको क्या बोलते हैं, ये क्या समझते हैं, ये हमें क्या बोलते हैं। अब वो जो उमर साहब हैं, जब इलेक्शन था तो लग रहा था कि कहीं ये झपट न पड़े बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर अगर मिले, तो जो ही खत्म हुआ तो शॉल। फिर आप देखिए अभी वो एक दिल्ली में इंटरव्यू दिया तो कितनी तारीफें वो कर रहे थे मोदी जी की, इतनी तारीफें, आदमी हैरान हो रहा था कि यार ये प्लास्टिक का चेहरा, ये चेहरा है क्या चेहरा? इलेक्शन से पहले तो ये चेहरा ऐसे गुस्से में होता था, नाम लेते ही लाल हो जाते थे, वो जो आर्टरीज हैं, रगे, वो तक दिखती थी। और आज अचानक बोल रहे हैं मेरे पास कोई जो है शिकायत का कोई मौका नहीं देते हैं उनको मोदी जी। तो क्या स्टेट मिल गई, 370 मिल गया, 35A मिल गया, और बोलते हैं पैसा भी बहुत दे रहे हैं। अब पैसा समझ लीजिए घर तो नहीं ले रहे हैं, ये देखिए, क्योंकि हमने तो देखा नहीं है जीपी फंड वालों के पास जीपी फंड नहीं है, जो आपके ठेकेदार हैं उनकी पेमेंट्स नहीं है, तो ये बोल रहे हैं हमारे पास सब कुछ है। लेकिन आप बार बार कहते हैं, किन की बात? जी बताइए, किनकी बात कर रहे हैं? जिस तरह बार बार कहते हैं कि शॉल लेके दिल्ली जाते हैं, ये उमर साहब ने कहा कि अगर हम दिल्ली से मिलेंगे नहीं, जम्मू कश्मीर के मसले हल कैसे होंगे? क्योंकि दिल्ली में जो सरकार है वो बीजेपी की नहीं है, दिल्ली में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, और जो प्राइम मिनिस्टर और जो वहाँ के यूनियन मिनिस्टर्स उनसे मिलेंगे नहीं, जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। अगर फाइनेंस मिनिस्टर से मिलेंगे नहीं तो बजट से हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या बजट की ज़रूरत है हमें जम्मू कश्मीर में? तो इसलिए दिल्ली से मिलना पड़ रहा है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। नंबर 1, यही प्राइम मिनिस्टर था ना इलेक्शन के वक्त भी, तब उमर साहब को सोचना था ना, जब वो सियासी गाली गलोच उनके बारे में कर रहे थे, तब उनको ख्याल नहीं था कि इन्हीं से सब लेना है। तब तो उन्हें हद पार कर दी थी। मैंने बोला, लगता था कि झपट पड़ेंगे, तब भी तो वही थे। और जो बाकी लोग तब बोल रहे थे कि भाई ऐसा नहीं करो, कल इन्हीं से फंड लेना है, ये यूनियन, तब तो वो बोल रहे थे ये आरएसएस वाले हैं। एक। नंबर 2, 47 से आज तक इतने अपोजिशन मिनिस्टर आए हैं, चीफ मिनिस्टर आए हैं। आप दिल पर हाथ रखकर कहिए, जिस तरीके से कदमों में उमर साहब गिरे हैं, क्या कोई अपोजिशन चीफ मिनिस्टर आज तक कदमों में गिरा है? क्या वो जो अपनी ममता जी हैं, तो बहुत बड़ी लीडर है, करोड़ों वोट लिए हैं। स्टालिन साहब ने करोड़ों वोट लिए हैं, केजरी साहब ने करोड़ों वोट लिए हैं। ये तो छोटी स्टेट है, कुछ वोट लेकर, कुछ लाखों वोट लेकर ये सबको सिखाएगा। विल ही बी द रोल मॉडल? आप बताइए, वो क्या वो नहीं थे, वो एंटी बीजेपी नहीं है, लेकिन वो काम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में एक ये है, सेंटर तो आपका पैसा बंद नहीं कर सकती है। उमर साहब पहले और आखिरी अपोजिशन चीफ मिनिस्टर नहीं है। हाँ, ये हर अपोजिशन चीफ मिनिस्टर के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही इज अ स्टिग्मा, एक दाग है, बदनुमा दाग है। अपोजिशन चीफ मिनिस्टर जो हिंदुस्तान में हो, ऐसा ना हो। लेकिन आपने कहा कि उमर साहब वो दिल्ली में जाके सरकार की तारीफ करते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग बड़े कंफ्यूज हैं। कोई भी काम अगर दिया जाता है सरकार को, वो कहते हैं कि एलजी के पास फाइल है, एलजी कहते हैं सरकार के पास फाइल है। जैसे आपने बड़ी बेबाकी से बोला कि रिजर्वेशन पे बच्चों के लिए एज जो रिलेक्शन था उस पर आपने बोला, बार बार ये कहा जाता है हम फाइल एलजी हाउस बेचते हैं और उसके बाद वो वापस नहीं आती हैं। तो किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को आप? ये सही में मैस है या बस सिर्फ मैनिपुलेट किया जा रहा है? आप मेरी बात सुनिए, क्या उमर साहब बच्चा है? जो यहाँ के एलजी साहब हैं, आपको लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ कोई काम करेंगे? उन्होंने ही भेजा है उनको। ही रिप्रेजेंट्स द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो तो उन्होंने भेजा हुआ है। हाउ इज इट पॉसिबल? जब उनको मोदी जी से कोई शिकायत ही नहीं है, तो इसका साफ मतलब है कि ये सब जो है, मैं कश्मीरी में बोलता था। जी हाँ, ये कट गया था लगता है। कोई नहीं। हाँ, तो ये जो है मतलब, हाँ जी। तो ये जो है, या तो सीधी साफी बात है ना, ये बताइए कि क्या एलजी साहब विल ही ओवररूल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जब ये कहते हैं कि मुझे उनसे कोई शिकायत ही नहीं है, तो फिर ये तो सब झूठ है ना। दैट मीन्स ये एक फिक्स्ड मैच है। राज्यसभा भी फिक्स्ड मैच था, फाइल कहाँ है ये भी फिक्स्ड मैच है। झूठ बोल रहे हैं, इन्हें करना नहीं होता है। अब ये फाइल का मामला जो है, लास्ट मोमेंट तक क्यों रखा? ये तो पूरा साल पड़ा हुआ था, तब कर सकते थे। सही बात है। अब रिजर्वेशन का मामला है,
मतलब आप मुझे बता दें, ये जो इन्होंने कैबिनेट सब कमेटी है, वो तो जो बेसिक मुद्दा है आपको मैं बता दूं, कश्मीर में 60 to 62% पॉपुलेशन है जी, और जो हमारी जो एवरेज आ रही है रिक्रूटमेंट वो 29 to 33% आ रही है जी, 29% हम अपनी पॉपुलेशन से कम रिक्रूट किए जा रहे हैं। exactly. दैट इज द रिजर्वेशन प्रॉब्लम जब आप जम्मू कश्मीर से इसको देखते हैं, कश्मीर से देखते हैं। उमर साहब बोल रहे हैं हम 10% ओपन मेरिट बढ़ा देंगे, है ना, और हम लगता है उन्होंने ये भी बोला है कि 3% आरबीए कम करेंगे और 7% जो है वो इकोनॉमिकली सेक्शन कम कर देंगे। अब ये जो ओपन मेरिट है इसमें 5 जम्मू जाएंगी तो 5 कश्मीर जाएंगी, चले 5 सीटें तो बढ़ गई, लेकिन यहां से 3 में से 2 सीटें आरबीए में कम होंगी तो हम पहुंचे 3 पर, 1 सीट जो है ईडब्ल्यूएस की कम होगी तो हम पहुंचे 2 पर। तो जहां 29 सीट हम ढूंढ रहे हैं वहां ये 2 सीटें दे रहे हैं और 1 साल लगाया हुआ है। हम कहते हैं कि आपको भी पता है उमर साहब कि जब तक आप डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल कार्डर वापस नहीं लाएंगे, ये जो ये अनइवननेस है, इनइक्वालिटी है, ये पूरी नहीं होनी। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? वाई आर यू लाइंग? अब जैसे आपका इलाका है, ये जो चनाब का इलाका है, उधर तो बहुत कम है रिजर्व कैटेगरीज। एग्जैक्टली, उनको भी फायदा होगा डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल रिक्रूटमेंट से, डिस्ट्रिक्ट से तो बहुत ही फायदा होगा। तो ये बताइए, कुछ एक्सपर्ट्स इस तरह कहते हैं कि जो ये रिजर्वेशन का है मसला, जिस तरह किसको कितना परसेंटेज कोटा मिलना चाहिए, पॉपुलेशन बेस्ड होना चाहिए, उसके बाद एक टीम उसका पूरा सर्वे करे पॉपुलेशन बेस्ड, किस जगह कौन से लोग रह रहे हैं, कि कौन लोग इसको, मतलब जैसे पॉपुलेशन बेस्ड एक सर्वे हो जाएगी, किस चीज़ का कैसे कौन हकदार है। क्या आपको लगता है ये सही चीज़ है? देखिए मेरी बात सुनिए, जम्मू व कश्मीर 2 रीजन्स हैं, हमारे चैलेंजेस अलग हैं, कल्चर भी काफ़ी हद तक अलग है, लैंग्वेज भी अलग है, मगर हम इकट्ठे रह रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम जम्मू का हक खाएं, सवाल ही पैदा नहीं, लेकिन न जम्मू कश्मीर का हक खाएं। ठीक, आप समझे ना। देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूं, 1987 की जो रिगिंग की नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद बंदूक आ गई और आज तक उसका क्लोजर नहीं हुआ। उसके बाद जो सबसे बड़ा इवेंट अभी होने जा रहा है वो रिजर्वेशंस का है। इसमें क्या तबाही होती है अल्लाह जानता है, लेकिन दिल्ली सरकार को भी और जो जम्मू कश्मीर की ये कठपुतली सरकार है, इनको भी समझना चाहिए कि ये मसला बहुत बड़ा है। बच्चा बच्चा गुस्से में है, हर घर यहाँ गुस्से में है कि हमारे बच्चे आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। पासपोर्ट आप देते नहीं हैं जी, आपका क्लियरेंस नहीं है, आपको कोई काम भी नहीं करने देंगे, आपके खिलाफ एफआईआर है, एफआईआर तो यहाँ लगता है 50% लोगों के खिलाफ है। अब अगर कोई नौकरी में लगता है उसको भी बोलते हैं नहीं रिजर्वेशन में जी हम जो है आपको आउट करेंगे। ये दिल टूटता है। आप देखिए हिंदुस्तान से बाहर इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट हर जगह जो है बहस होती थी, दुबई, लंदन, अमेरिका, वहाँ इस साइड के कश्मीर के लोग आते थे और उस साइड के कश्मीर के लोग आते थे। फख्र होता था हिंदुस्तान के लिए कि यहाँ के वाले कश्मीरी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, पढ़े लिखे एलीट लोग, वाइट कॉलर, और वहाँ के अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा जो है मजदूरी जो पेशा करते थे। तो बोलते थे कि यार हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी ने इन कश्मीरियों को कहाँ से कहाँ लाया। लगता है अब हमने तय किया है कि हमको भी इन्होंने वहीं ले आना है, लेबर तबके में। इट्स अ लॉस फॉर आवर कंट्री। आप माने या ना माने, ये जो शाइनिंग कश्मीरी था ये शाइनिंग इंडिया होता था। अब किसको समझाएं? यहाँ वहाँ अल्ट्रा नेशनलिस्ट पार्टी है, उनको समझ ही नहीं आती। और यहाँ वाले ये जो हैं ये गिनते हैं कि दिन में हमारी 8 गाड़ियाँ या 9 गाड़ियाँ, इनका जो टोटल गवर्नेंस है उतना, और ट्रांसफ़र कब हो जाए कितना आए। ट्रांसफ़र इज नाउ एन इंडस्ट्री, वो तो आपको भी पता होगा। जी, ये बताइए, आपने जैसे कहा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बार बार बीजेपी को अपीज़ कर रही है, इनडायरेक्टली कहा, लेकिन आप पे एलिगेशन लगे इलेक्शन के दौरान कि आप बीजेपी की पार्टी हैं। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस एलिगेशन लगा रही है कि आगरउल्ला बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी का एजेंट जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, जबकि आगरउल्ला भी उसी मुद्दे पे बोल रहे हैं जिस मुद्दे पे आप बोल रहे हैं, रिजर्वेशन पे, बच्चों के मुद्दे पे। वो कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में जिस तरह हमने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, मैनिफेस्टो के वादे किए, वो पूरे नहीं हो रहे हैं। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लोग उनको कहते हैं कि ये बीजेपी का एजेंट कश्मीर में काम कर रहा है। वही सेम एलिगेशन आप पे लगे थे। देखो मेरी आप बात सुनो, मुझे किसी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अब इनको सर्टिफिकेट हमारी चाहिए।
शॉल ये डालते हैं। फॉरेन मिनिस्टर की गलती आपकी है भाई। देखो आप मुझसे पूछ रहे हो, दिन में इलेक्शन में 10 बार मुझसे आप जैसे भाई पूछते थे भाई क्या आप बीजेपी के साथ हैं, लेकिन 10 दिन में एक बार उमर अब्दुल्ला से पूछते थे कि भाई थोड़ी शर्म करो, आप तो फॉरेन मिनिस्टर थे वाजपेयी साहब के, तब तो यहाँ Exactly. कत्ल होता था और आप जस्टिफाई करते थे हर कत्ल को, चाहे वो लीगल होता था या इलीगल होता था। ठीक। आप तो ये जो यहाँ कब्रें हैं उनको जस्टिफाई करते थे, लेकिन आप नहीं बोलते थे। फिर आप हमसे ही पूछ रहे हैं, शॉल वो डाल रहे हैं, मोदी जी की तारीफ वो कर रहे हैं, मोदी जी जब यहाँ आते हैं उनको बादल ही नहीं दिखते हैं, वो भी वो कर रहे हैं, और सवाल आप मुझसे कर रहे हैं। अब मुझे ये नहीं शक हो रहा है कि आप क्या हैं। ये मुझे बताइए, जिस तरह आगा को भी वही बोलते हैं, आज वो बीजेपी का एजेंट है। सुनो मेरी आप बात सुनो, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, वो क्या है क्या नहीं है। डोंट आस्क मी अबाउट इंडिविजुअल्स। नहीं, मैंने कहा एनसी सेम वर्ड सबके लिए कैसे इस्तेमाल करती है, सबको क्यों एनसी को क्यों सबको बीजेपी के एजेंट लगते हैं? नहीं देखो मेरी बात सुनो, मैं तो अभी भी किसी पर उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन ये है कि जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, इन्होंने ये पिछले 70 साल से यही करते आ रहे हैं। ठीक। गलती इनकी नहीं है, गलती मीडिया की है, जो इनको ये नहीं बोलती है कि भाई साहब 70 साल से आप यही बोल रहे हो। पहले बोलते थे कांग्रेस, तब बोलते थे ये कांग्रेसी हैं, तब कांग्रेस गंदा होता था, आज ये कांग्रेस की गोद में बैठे हैं तो कांग्रेस अच्छा है, जब ये बीजेपी की गोद में थे तो बीजेपी अच्छा है। परसों सो साहब ने नहीं बोला, उन्हें बयान नहीं दिया कैसे ये आए मुझे कि नहीं आप वोट दो बीजेपी को। खैर वो बात छोड़ दीजिए, इनको जो है ये अगर कोई एजेंट है यहाँ तो एक चीज़ आप याद रखना वो ये है, और फिर आपको भी पता है यहाँ ट्रेडिशनल डिओपॉली है, यहाँ एक सिस्टम है, यहाँ एजेंसीज हैं, उनका अपनी मर्जी होती है कि वो दरबार मुंह की तरह 5 साल इधर 5 साल उधर हो, वो सबको मालूम है। तो जिस तरह से एलओपी बार बार बाईपोल्स के दौरान कहते रहे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली के दरवाजे पे आ रही है, हमारे दरवाजे पे आ रही है कि हमें अपने साथ रखिए, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर हम इकट्ठे चलाएं, फिर ये बात सही है? देखो यार, आई कैन नॉट कमेंट ऑन, जैसे आपने आगा साहब का बोला या वो जो एलओपी, देखो यार जो ये सेंट्रल पार्टीज होती हैं इनका प्रमोट कंट्रोल दिल्ली में होता है जी, ठीक है ना। मगर सुनने में मुझे भी आया है कि उमर साहब इज बेंडिंग हिज बैक बैकवर्ड्स कि किसी तरह जो है बीजेपी को उन पर नज़र पड़े। अब उनकी जो बयान है उसमें नज़र आ रहा है कि वो डेस्परेट है। तो अब सच्चाई क्या है, लेकिन जो फिक्स्ड मैच तो लग रहा है, और एलओपी साहब और उनने तो मुझे लगता है मिले भी होंगे राज्यसभा के दरमियान, वो तो फिक्स्ड मैच था साहब। जो राज्यसभा था वो भी एनसी और भाजपा ने इकट्ठे मिलके सब कराया। बिल्कुल। मुझे आप ये बताइए, अगर एनसी कॉन्फिडेंट थी कि जो पहली 3 सीटें हैं वो स्ट्रांग हैं, तो कांग्रेस को एक दे देते उन 3 में से जी। अगर उनको लगता था कि वो चारों जीतेंगे तो पहले 3 में से एक दे देते, उसमें जिस प्रेफरेंस में ज्यादा वोट डाल लेते। अब देखिए मैं आपको बात बता दूं, मैंने तब भी इनको कन्वे किया था कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए, हम आपको वोट देंगे। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, उनका बंदा ज्यादा देर बात कर सकता है, नॉर्मली एक एमपी को 2-2.5 मिनट होते हैं, वो बल्कि अपने बाकी फेलो एमपीज को बोल सकता है जनाब कश्मीर की बात करनी है, मैं जरा मुझे अपना टाइम दे दीजिए। वो नेशनल कैनवास पर, क्योंकि जो हमारी इश्यूज हैं स्टेट का 370 का या 35A का या बाकी मामले हैं, वो यहाँ असेंबली में हल नहीं हो सकते, वो पार्लियामेंट में हल होंगे। तो अब अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो स्पेस है कश्मीर के ऑपोजिशन की, वो सारी खाई हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या पीडीपी ने। वो होते हैं, वो जो बाहर के नेशनल या बड़ी रीजनल पार्टीज हैं, वो इन्हीं को जानते हैं, और उनको ये भी नहीं पता है कि ये तो मतलब इनका तो बीजेपी के साथ ठीक ठाक एक मामला है। लेकिन बहरहाल उसको दूसरी पार्टी को छोड़ दीजिए, अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करिए, तो इनका जो है इसमें तो है एक मामला है कि दे डिड नॉट अलाउ नेशनल पार्टीज। अब देखिए ना, इस वक्त भी नेशनल कंसेंसस कहाँ है, कहाँ वो कोई अपोजिशन पार्टी जो एंटी बीजेपी पार्टी है देश में किसी जगह शोर उठा रही है भाई कश्मीरियों का स्टेटहुड कहाँ गया। हाँ, ऑर्नामेंटल वे में, पासिंग वे में बोल दिया, बस हम तो अकेले ही हैं ना, कोई तो हमारे लिए खड़ा हो नहीं रहा। सजाद साहब, जिस तरह से पीडीपी आज
प्रो कश्मीर बन रही है, उस तरह की बातें चल रही हैं, पीडीपी बार बार मुद्दों पे सवाल उठाती है, किस तरह देखते हैं ये? मतलब पीडीपी अब वो जो मिस्टेक की उनने 2014 में वो सही में सुधारना चाहती है या सिर्फ अपना वोट बैंक बनाना चाहती है? देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग अब इसको एक्सेप्ट करेंगे। पहले देखिए, जो मुफ्ती साहब मरहूम थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन वो होम मिनिस्टर हैं। जो किलिंग है कश्मीर में वो तो उनने शुरू की है। अब क्या हो रहा है कि थोड़ा ड्रामा हो रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ड्रामा हो रहा है, और जो खबरें हैं यहाँ उन पर मजाक हो रहा है। मजाक मैडम महबूबा जी कर रही हैं। मैं जी कोर्ट में जाऊंगी क्योंकि प्रिजनर्स को बाहर लिया जा रहा है। अरे मैडम, आपके फादर ने शुरू किया, मेरे फादर को भी लिया, और मोहब्बत से नहीं लिया, पीट पीट कर लेते थे। 35 से 40 हजार लोगों को यहां से हिंदुस्तान के हर स्टेट में ले गए, और मुलाकात तक नहीं होती थी जब मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर थे। और आज बेटी बोल रही है मैं तो अब कोर्ट में जाऊंगी। अब यासीन मलिक साहब पर ये चिट्ठी लिखती हैं अमित शाह जी को, और यहां से इनकी जो बहन है वो आइडेंटिफाई करती है उनको दूसरे केस में। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? ये क्या ड्रामा है? आपके टाइम में लोगों को अंधा किया गया, फिर आप बोलती है कि मैंने जो कॉफी और टॉफी बोला वो मैंने एज अ मदर बोला। तो एज अ मदर आप अंधा भी करती हैं। आपने पीएसए कितने लगाए और आज उन्हीं के बारे में बयान दे रहे हैं? ये नहीं चलेगा। अगर लोग आज की डेट में अब बोलें कि अब पीडीपी अच्छी है, ये माफी मांग रही है, तो फिर इन लोगों को ये डिजर्व ही यही करते हैं। फिर इन पर कोई जो है मर्सी नहीं होनी चाहिए इन लोगों पर। वो कैसे? इनमें और इनमें क्या फर्क है, आप मुझे बताइए। अगर कत्ल गारत है दोनों ने किया हुआ है, जेल है तो दोनों ने डाला हुआ है, पीएसए में अंदर किया है तो दोनों ने डाला हुआ है। इतना ही नहीं, अब मुझे ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं किसी पटवारी साहब के पास बैठ रहा था तो उसने मुझे बोला जनाब आप कैसी बात करते हैं, आपके दौरे हुकूमत में तो हमें चिट्ठी आई कि बताओ मस्जिदें कहाँ हैं, बताओ उनके इमाम कहाँ हैं, बताइए गवर्नमेंट ज़मीन कहाँ है, किसके हाथ में है। मीन जो बीजेपी कर रही थी तो डेटा उनने हमारे टाइम में कलेक्ट किया हुआ है, और रेवेन्यू तो इनके पास था, पीडीपी के पास। अगर ये सच है, मैं कंफर्म करना चाहता हूं, लेकिन काफी चिट्ठियां आई हैं, तो हर चीज में ये साथ हैं। अब रिजर्वेशंस को ले लें, रिजर्वेशंस में पहला सट्टा जो 2007 में कांग्रेस और पीडीपी गवर्नमेंट थी, उन्होंने शेड्यूल कास्ट को इंट्रोड्यूस किया कि भाई अगर डिस्ट्रिक्ट में कोई शेड्यूल कास्ट नहीं है फिर भी आपको रखना है उनके लिए। फिर 2010 में जो ये कांग्रेस और एनसी की हुकूमत थी, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल रिक्रूटमेंट ही खत्म कर दी, और फिर जो बचा था वो बीजेपी वालों ने बर्बादी कर दी पूरी। तो आप देखिए, एक नेशनल कंसेंसस है, मुझे जो लग रहा है ये नेशनल कंसेंसस था। बहरहाल कमिंग बैक टू पीडीपी, जी आप एक गुनाह बताइए जो अमित शाह जी ने किया है या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, कांग्रेस ने किया है एज नेशनल पार्टी, जो पीडीपी या एनसी ने नहीं किया हो। क्या आपने पीएसए लगाए? लोगों में लगाए? क्या आपके दौरे हुकूमत में कत्ल हुए? क्या आपके दौरे हुकूमत में लोग बाहर गए? क्या आपके दौरे हुकूमत में लोगों का टॉर्चर हुआ? तो फर्क क्या है? आफ्टर ऑल फर्क क्या है? देयर इज नो डिफरेंस। लोन साहब, सवाल ये है कि जो आज जम्मू कश्मीर में हो रहा है, इसकी शुरुआत और इसके जिम्मेदार आप मानते हैं कि पीडीपी है? नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है। 1987 का जो रिग्ड इलेक्शन है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, राइट? फिर जब किलिंग शुरू हुई तो उस वक्त मुफ्ती साहब थे होम मिनिस्टर। ये एक रियलिटी है, किलिंग तब शुरू हुई, लेकिन शुरुआत 1987 की रिगिंग की हुई। और ये भी देख लीजिए, आज तक जो आपका ये है बीजेपी, कितनी वो बातें बोलते हैं कांग्रेस के बारे में, लेकिन 87 के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। इन नेशनल इंटरेस्ट ये सब कटे, वहां से दो पार्टियां नेशनल पार्टीज और यहां की दो रीजनल पार्टीज। इन नेशनल इंटरेस्ट कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, कुछ बोलोगे नहीं, 87 पर चुप। ठीक। अदरवाइज टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जी, आज की डेट में भी बीजेपी कह सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि भाई कमेटी लगाए, एक कमीशन लगाओ कि अगर सच में चोरी हुई है और आज तक 1 लाख लोग मरा है, इतना डिप्लोमेटिकली हमें जवाब देना पड़ा है पिछले 30 साल, ये किसने किया? नो, क्वाइट, चुप। लेकिन सवाल बहुत अहम ये है कि जो आपने 87 की बात की, हाल ही में मीरवाइज साहब ने बायोस से अपनी जो एक्स पे हैं, हुर्रियत का नाम ड्रॉप कर दिया चेयरमैन का।
आप ये बताइए मुझे, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसमें आपने कहा कि या तो वो मुझे कॉल करके माफ़ी मांगें अगर वो चाहते हैं कि वो पब्लिकली माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हुई जब मैंने छोड़ा और मुझे क्या हैरेसमेंट हुई, मेरी जान पे बनाई। ज़रा बताएंगे इस बारे में आप। देखो यार, मेरे उनकी फैमिली के साथ हमारे ज़ाती ताल्लुकात हैं, लेकिन एक हकीकत है कि जब मैं सेपरेटिज्म में था तो ये तो मुझे तब बोलते थे ये डबल है, ये जी दिल्ली से मिला हुआ है। लेकिन मुझ जैसे एक वीक सेपरेटिस्ट को भी जब मैंने मेन स्ट्रीम में ज्वाइन किया, कम से कम 6 साल लगे। लोग जवाब पूछते थे। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर पानी की बात करते थे, सड़क की बात करते थे, तो वहाँ से जवाब आता था, जनाब लेकिन आप तो पहले इलेक्शन लड़ते ही नहीं थे, आप तो बाइकआउट करते थे, आपके टाइम में तो ये हुआ है, आप कैसे आज लड़ सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि कोई भी हो, कितना भी अपने आप को बड़ा समझता हो, डेमोक्रेसी में सब बराबर होते हैं, मगर अगर किसी को कोई गलत फहमी है कि वो बड़ा है और उससे सवाल नहीं पूछा जा सकता है, उसके लिए ये तय है कि भाई आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने भयो हटाया। देखिए साहब, सेपरेटिज्म के जब ये शुरू हुआ, लाख तो कब्रें हैं, 2 लाख तो जेल गए होंगे और लाखों को तो टॉर्चर किया। पीपल आर बाउंड टू आस्क क्वेश्चंस, क्यों, व्हेन, हाउ। आपने भयो उतार दिया जी, मुझे अथॉरिटीज ने बोला। वो क्या होता है अथॉरिटीज ने बोला? ये वही अथॉरिटीज हैं जिनके हाथों ये कब्रें खुदी है, ये वही अथॉरिटीज हैं जिनके हाथों जेल गए। क्या आपको उनको खुद पूछना चाहिए ये? हाँ बिल्कुल, मेरे बारे में भी ये हुर्रियत वाले तो तब बोलते थे ये गोद में बैठा है एजेंसीज की, हम जाएं तो हम एजेंसी वाले हो गए, आप जाओ तो अथॉरिटीज ने बोल दिया, और बड़े प्यार से अथॉरिटीज वाले आते हैं। You see, you have to understand that the same laws, and there is nothing like a superior Muslim and an inferior Muslim. आप भी तो मुसलमान हैं। तो मेरा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर आपने कल कुछ, आप फोन करके माफी मांग लीजिए कि साहब गलती हो गई, आप तो सही थे, हम अंडरस्टैंड करते हैं, आप क्या कर सकते हैं। आप ये मानते हैं कि जो बर्बादी कश्मीर में हुई वो भी सेपरेटिज्म ने की, कश्मीरी जो नौजवान बर्बादी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की। मैं आज भी कहता हूं कि सेपरेटिस्ट पर सेपरेटिज्म थोपा गया, और अगर कोई भी, जब भी कोई सरकार दिल्ली में आए जो हार्डकोर हिंदुस्तानी हो, तो वो इनको जेल भरेगी, बाकियों को छोड़ देगी, ये याद रखना। लेकिन अब ये भी बताया जा रहा है जब कश्मीर में सेपरेटिज्म पीक पे था तो दिल्ली की सरकार भी साथ दे रही थी, लेकिन जब भाजपा आई उसने कहा कि दुकान ही बंद कर दो सेपरेटिज्म की, ये नहीं चलेगा, ड्यूल पॉलिसी नहीं चलेगी। अच्छा, मुझे आप ये बताओ, कांग्रेस के लोगों को कितनी सिक्योरिटी है, बाकियों को कितनी सिक्योरिटी है? और ये जो सेपरेटिस्ट फिगर्स हैं उनको, अब मैं जाना नहीं चाहता उसमें, अब वो मेरे पीछे आ जाएंगे, छोड़। अरे यार, ये मेरी आप बात सुनो, व्हेन इट कम्स टू कश्मीर, ये चट्टे बट्टे ये सब सेम पेज पर है, कोई फर्क नहीं है। ठीक, उन्होंने क्या किया हुआ है? जो रियल मास्टर्स हैं वो तो फिट है, उनको तो प्रोटोकॉल है, सब कुछ है। ये डंडा सिर्फ गरीब के लिए है, याद रखना, और हेल्पलेस आदमी के लिए जिसका कोई नहीं। क्या ये भी माने फिर मीरवाइज साहब भी दिल्ली के साथ टच में है? फिर वो कब नहीं था यार, अब वो मेरे सामने बोले वो कब नहीं था, तो अथॉरिटीज कहां से आई? मुझे आप ये बताओ यार, वाई डू यू मुझसे क्यों कहलवाते हो? 30 साल वो हेड थे हुर्रियत के, अब पाकिस्तान एज स्टेट गेस्ट गए, वहाँ की एजेंसीज के साथ, वहाँ के प्रेसिडेंट के साथ, फॉरेन मिनिस्टर के साथ फोटो हैं उनके। यहाँ एक छोटे बच्चे ने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पोस्ट लाइक किया था कोई, वो 1.5 साल के बाद वापस आया। इन पर तो आज तक FIR नहीं है। व्हाट आर यू टॉकिंग? अब मेरे से क्या पूछ रहे हो आप? या दिल्ली से जाकर पूछो कि आम कश्मीरी 99.99 के लिए आपके पास जेल है और इलीट्स के लिए कुछ नहीं। तो क्या आपको लगता है कश्मीरियों को सिर्फ इस्तेमाल किया गया बस, चाहे वो रीजनल पार्टीज हो या फिर दिल्ली की पार्टीज हो, नेशनल पार्टीज? कश्मीरी की खुद भी गलती है, जहां मेन स्ट्रीम की बात है कश्मीरी की खुद गलती है। ये क्यों बिलीव करता है? दे हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अचीवेबल एंड व्हाट इज नॉट अचीवेबल। जो जिसको ये यकीन हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, यार आप देख लो, जब 89 हुआ वो तहरीक उठी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो गई सेपरेटिज्म में। और अगर आज अब उनको लगता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कोई ऊपर से आई हुई एंजल है, तो फिर कश्मीरियों को भी देखना पड़ेगा। अगर वो हर कश्मीरी, हर पॉलिटिशियन पर उंगली उठाते हैं, तो उनको अपने पर भी उंगली उठानी चाहिए ना। आज 70 साल से वो लीडर नहीं चुन पा रहे हैं। लीडर तो वही चुनते हैं ना। चलो पहले आप बोलते थे चोरी होती है, आज तो चोरी भी नहीं होती है। बाकी जो ओवरऑल
आम लोग हैं बेचारे, उनका क्या होगा? मैं ये कह रहा हूं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिल्ली कि जो एक आम बच्चा है वो डरा हुआ है, उसको रास्ते में फोन उठाते हैं, चलो भाई वीपीएन तो नहीं है तेरे पास आज की डेट में, ही हैज नो राइट्स। एलिट्स के यहां तो कोई जाता ही नहीं है, उनके पास तो 100 आदमी की सिक्योरिटी है। मुझे भी उसमें बांध लीजिए, मैं भी एलीट ही हूं, जरा छोटा सा एलीट हूं जी। ये मुझे बताइए, ये लोन साहब आपके पास बड़ा एक्सपीरियंस है, आपके वालिद साहब भी रह चुके हैं सियासत में, कश्मीर के पास ऑप्शन क्या है? एक एनसी है, एक तरफ पीडीपी है, एक बार एनसी को चांस मिलता है, सेकंड टाइम पीडीपी को चांस मिलता है। यार अब देख लो, अब आपने मेरी बात सुनो, टीवी पर मुझे यह पूछ दिया, अब आपने लोगों को बोल दिया भाई यहाँ 2 ही चांस है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से चल रहा नैरेटिव वहाँ पे, यार सवाल पूछा जवाब तो दो ना। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जो हैं एज ऑन डेट उनके एजेंट का काम कर रहे हैं। तो केजरीवाल कहाँ से आया दिल्ली में, अगर आपका सवाल सच होता? ममता दी कहाँ आई वहाँ से, क्या नाम है, बंगाल से? वो चंद्रबाबू नायडू साहब कहाँ से आए? लालू प्रसाद यादव साहब कहाँ से आए? हर जगह एक एवोल्यूशन होता है, लेकिन हर जगह आप जैसे पत्रकार नहीं होते जो यहीं से बोलते हैं कि जब 2 ऑप्शन है। आप कौन होते हैं बोलने वाले? 3 सीटों पर पीडीपी आई। लोग इस तरह कर रहे हैं। नो जस्ट लिसन टू मी, जी, जस्ट लिसन टू मी। 3 सीटों पर पीडीपी आई 28 से, आपको फिर भी आपको नजर आती है। बोल दिया मैंने एक सवाल आपसे पूछा, जिस तरह लोग कह रहे हैं ना कि मतलब कश्मीर में सवाल होता नहीं, जस्ट यू आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट कि यहाँ 2 ही पार्टियां। नो सजाद साहब ऐसी बात नहीं है, जस्ट एक सवाल पूछा। अपनी दुनिया में रहिए, चलिए आगे बोलिए। नहीं, मैंने एक सवाल आपको पूछा कि मतलब लोग क्या करें, मतलब अगर गलत सवाल इन 2 पार्टियों को कैसे एग्जिट करें? 2000 लोग क्या आपके लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं? आपको कैसे पता लोग क्या बोल रहे हैं? यहाँ 1.25 करोड़ लोग हैं, हाउ कैन यू स्पीक ऑन देयर बिहाफ? तो आपको क्या लगता है, मतलब एक नया मीडिया को लगा है कि आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव? नहीं, मेरा ये सवाल है, आप एक्सपीरियंस है, मुझे बताइए। व्हाट एक्सपीरियंस? अ पार्टी कम्स फ्रॉम 28 to 3। ठीक, You still find them very promising. Fine, good, go ahead. नहीं, आपने सवाल को गलत समझा, मैंने कहा मैंने यार प्लीज आगे चलो। नहीं, सुनिए ना, मैं कह रहा हूँ कैसे लोग इनको कैसे लोग मतलब हटाएं। आप जस्ट लिसन, कैसे पॉलिटिकल पार्टी, लिसन टू मी, इट इज पीपल लाइक यू हु क्रिएट साइकोलॉजिकल इंपेडिमेंट्स। बाकी कोई ना कोई आएगा, मैं नहीं आऊंगा, कोई और आएगा। आप बडगाम को अगर आपने देखा होता तो आपको मालूम पड़ता कि लोग दोनों पार्टियों से दूर हैं, लेकिन जब आप पेन और कागज उठाएंगे नहीं, एनालिसिस करेंगे नहीं, अपनी मनमानी करेंगे, तो कैसे मालूम पड़ेगा? बडगाम में देखिए 2 वोट हैं, शिया और सुन्नी। शिया वोट जो है उनका एक सियासी, उनका एक मजहबी अकीदा होता है, वो ट्रेंड फॉलो नहीं करते हैं। जब आप फिर सुन्नी वोट पर आते हैं, वो जनरल वोट है। उसमें ट्रेंड ये थी कि 37,000 वोट पड़ा, जो हमने एनालिसिस किया, उसमें दोनों पार्टियों ने मिलकर सिर्फ 12,000 वोट दिया, और उस 12,000 में भी हकीम यासीन साहब के 3,000 निकाल ले तो वहां 9 ही बच रहा है। ठीक, मीन्स पीपल आर सेइंग वी विल वोट फॉर एनीबडी, एनी न्यू कमर, लेकिन इनको नहीं देंगे। लेकिन आपने वो देखा ही नहीं, आप तो देखोगे ही नहीं। नहीं, वो चलिए अब मैंने अब सवाल ये है कि अब आप देखिए, मैंने आपको एक थॉट दिया, अब इस थॉट पर आप सोचिए, जी, काम करेंगे। आप ये बताइए, एक सवाल बड़ा अहम है, मैंने आगा साहब से इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि एक ऐसा, मतलब एक ऐसा, डोंट गेट मी इनटू इंडिविजुअल्स प्लीज। नहीं, सवाल ये है कि क्या कश्मीर में थर्ड फ्रंट, प्लीज डोंट गेट मी इनटू इंडिविजुअल्स। आपने किससे सवाल किया है, डोंट आस्क मी। मैंने पहले ही इसको बोला था कि यार आप अच्छा ये बताइए कि आपको लगता है कश्मीर में कोई थर्ड फ्रंट खड़ा हो सकता है? यार होवे ना, होवे थर्ड फ्रंट फोर्थ फ्रंट होवे, वो देखते हैं, वो कोई नहीं। हमें तो अपनी पार्टी नजर आती है, हम इमर्ज हो जाएंगे इंशाल्लाह, हम करेंगे, हम एक नई सोच लेकर आएंगे। बाकी को और क्या आएगा, वो उनकी अपनी मर्जी है, और भी बाकी आएंगे, सब तो हमारे साथ नहीं आएंगे, बाकी और भी आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? जो नए लोग हैं क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि कश्मीर में एक ऐसा, मतलब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं, जो ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या जिस तरह से कश्मीर को मैनिपुलेट कर रहे हैं? वही 2 वाली यार छोड़ दो ना यार, वो अगर कोई इर्तिकाई अमल आती है वो खुद होगी, वो आपके मेरे कहने से नहीं होगी। अब सवाल आखिरी 2 मेरे पास हैं। एक कि जिस तरह से जम्मू में बीजेपी के जो श्यामलाल शर्मा हैं, MLA हैं, उनने एक बयान दिया कि जम्मू को सेपरेट स्टेट चाहिए, क्योंकि हर एक जो भी
फ़ायदा पहले होता है वो कश्मीर को हो जाता है। जम्मू हमेशा साइडलाइन किया जाता है, जम्मू को अब सेपरेट स्टेट दे दीजिए। किस तरह देखते हैं इस बयान को आप? ये श्यामलाल जी ने बोला, जी, उनके मुंह में घी शक्कर, अल्लाह करे उनकी जो ये बात है कबूल हो। यू सी इन रिजर्वेशंस ये जो 29% हमें करता है, दिस इज द कॉस्ट दैट कश्मीर इज पेइंग टू बी विद जम्मू। अगर अब श्यामलाल जी खुद बोलते हैं उनके मुंह में घी शक्कर, मैं अल्लाह की कसम दिल की गहराइयों से बोलता हूँ, या अल्लाह क्या वो दिन भी कभी मिलेगा कि हम वो दिन देखेंगे। बहुत अच्छा बोला है श्यामलाल जी ने, बिल्कुल वही होना चाहिए। और आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से MBBS पे जो वैष्णो देवी में एडमिशन्स थी उस पर कंट्रोवर्सी हुई और कहा गया कि LOP की तरफ से कि जो भावना है एक धर्म की, वहाँ पे 100% जो रिजर्वेशन है वो एक ही धर्म के लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो माता वैष्णो देवी के उस जो वहाँ पे लोग दान करते हैं उससे ही चलता है यूनिवर्सिटी। किस तरह देखते हैं इस कंट्रोवर्सी? यार LOP साहब मेरे दोस्त हैं, जब वो बीमार होते हैं तो यहाँ मुस्लिम डॉक्टर के पास जाते हैं, तब वो धर्म नहीं देखते हैं। ठीक है नहीं, तो जब वो तय कर लेंगे कि जब वो अगली बार बीमार होंगे वो सिर्फ हिंदू डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर बात करते हैं। यार इन बीजेपी वालों का प्रॉब्लम है कि एक आपको क्रेडिट देना चाहिए, इनका और साइंस का दूर दूर का रिश्ता नहीं है। जब ये खुद बीमार होते हैं तब तो ये धर्म नहीं देखते हैं डॉक्टर का। ये सवाल तो आपको उनको पूछना चाहिए था कि क्या आप अगर कोई अच्छा हार्ट सर्जन होगा क्या आप उसे ऑपरेशन नहीं कराएंगे, क्या उसे इलाज नहीं करवाएंगे अगर कोई फिजिशियन अच्छा मुस्लिम होगा। मेडिसिन ने कहां धर्म देखा है, मेडिसिन ने अकल देखी है, ये मेरिट कि कितना इंटेलिजेंट है कोई। ये जो नोबेल पीस प्राइज मिलते हैं ये धर्म पर नहीं मिलते हैं, ये साइंस पर मिलते हैं। एक ही अच्छी बात की है इन्होंने, वो जो श्यामलाल जी ने की है। ठीक, अब ये बताइए जिस तरह से अब पढ़ाई एजुकेशन का भी मतलब वो मज़हब हो गया, क्या आपको लगता है इसके बुरे असरात क्या पड़ सकते हैं फ्यूचर में, कि जो हमारे बच्चे हैं उनको हम अलग अलग कर रहे हैं, ये हिंदू कॉलेज में पढ़ेगा, ये मुस्लिम कॉलेज में पढ़ेगा? ये बीजेपी वाले कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है, और कोई नहीं कर रहा है। एंड आई एम टेलिंग यू, जब इनको अपनी प्रॉब्लम होती है तब इनको धर्म नहीं नजर आता है। सो ये एंड इट्स अ स्मॉल थिंग, आई डोंट थिंक ये वो ख़त्म हो गया अब, चलो जो कुछ भी। और बल्कि मुझे तो फील होता है कि जो मुसलमान बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं वो उन पर कितना टॉर्चर हो रहा होगा, साइकोलॉजिकल टॉर्चर। अच्छा तो है नहीं, इनके भी बच्चे कल बड़े इंशाल्लाह अल्लाह करे बड़े कॉलेजों में जाएं, तो एक बच्चा जो है, बच्चा तो बच्चा होता है, मन का सच्चा होता है, उस पर कितना जहनी टॉर्चर होगा ये। लेकिन अब क्या करें, यहाँ वो ह्यूमन वैल्यूज़ ही नहीं रही हैं। वोट के लिए तो कुछ भी हो सकता है, ये तो ये बीजेपी वाले तो किसी भी हद तक जाएंगे। चलिए सजाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। मेरे साथ थे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चीफ सजाद लोन। खास बातचीत में क्या कुछ उन्होंने कहा, किस हद तक आप सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।